तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 18वां मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 80 प्रश्न हैं जो पूर्णतः बिहार एसएससी पैटर्न पर आधारित है। ये मॉक टेस्ट रोज़ सुबह 7:30 बजे यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले दो बातें। पहला, एक खास लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश है। देखो, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश कौन सा है? तो देखो, ये जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार ये क्या है? ये उपजाऊ अंश है। चलो अगला प्रश्न, उत्तरी बिहार अब कौन सा है? ये देख लो, ये जो है ये उत्तरी बिहार का, ये सारे उत्तरी बिहार हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर है। तो बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर कौन सा है? अगर आप मैप देखते हो तो देखो, ये वाला क्या है? प्यारा सा बिहार है। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर देख रहे हो, ये नेपाल है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नेपाल। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, परिणाम स्वरूप तो क्या है? देश के दक्षिणी अर्ध में उष्ण जलवायु होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान का मरु जिला नहीं है? तो जो राजस्थान का मरु जिला नहीं है वो कौन सा है? ये है कोटा। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन करने जाते हैं। बाद बाकी जैसलमेर, चूरू और बाड़मेर ये सब क्या है? मरुस्थलीय जिला है। अगला प्रश्न है, भारत एक धनी देश है किंतु लोग यहाँ निवास करते हैं, गरीब लोग यहाँ निवास करते हैं। इस कथन का तात्पर्य है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो देश में भरपूर एवं सुविस्तृत साधन है किंतु उनके ठीक ठाक प्रयोग नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के बनने का कारण है। तो क्या है? समुद्री चट्टान निर्माण। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक पर से होकर नहीं गुजरती है? तो इसके लिए आपको मैप से, चलो गमछा झाड़ मित्र पर तो आप लोग को याद है, उससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन मैप से भी पता होना चाहिए। मैं इंडिया का मैप पे लेके चलता हूँ आप सबको। ये देखो, इंडिया का मैप है। यह ए वाला राज्य कौन सा है? तो ये वाला राज्य है गुजरात। देखो, ये राजस्थान है। राजस्थान में भी थोड़ा सा ही सीमा सट रहा है। देखो, मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। मैं बात करता हूँ, ये छत्तीसगढ़ है। देखो, ये छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा सा सीमा पकड़ता है। ये हो गया झारखंड, और इसके बाद क्या हो गया? ये वेस्ट बंगाल हो गया, और इधर आप त्रिपुरा और वो देख रहे हो। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो कौन सी परियोजना है? तो देखो, ये जो गंडक है ये क्या है? बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मैं बात करूं भाखड़ा नांगल की तो ये क्या है? पंजाब और हरियाणा का संयुक्त परियोजना है। मैं अगर दामोदर घाटी परियोजना की बात करूं तो क्या है? बंगाल और झारखंड की। कोसी की बात करें तो क्या है? बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, अति उपजाऊ भूमि किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? यह है पंजाब में। तब देखते हो ना, सुनते होगे कि पंजाब क्या है? धान काटने गया था। चलो अगला प्रश्न है, भारत के बृहत्तम जलोढ़ समतल है, ये कौन से हैं? तो यह है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है वो कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थार मरुभूमि है। थार मरुभूमि कहाँ है? देख लो, ये थार मरुभूमि देख रहे हो ना कितना बड़ा है? ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है? किसको? तो देखो, भारत के राष्ट्रपति हैं, इनके ऊपर महाभियोग लगाना पड़ता है। अगर बात करें मुख्य न्यायाधीश के तो इनके ऊपर भी लगाना पड़ता है। राज्यपाल, देखो ये जो राज्यपाल है ना, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाद बाकी जो 3 है ना, इनको हटाने के लिए महाभियोग लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान देश के रूप में व्यक्त करता है, किसके रूप में? राज्यों के संघ देश को डैश के रूप में व्यक्त करता है। तो किस में करता है? क्या है? राज्यों के एक संघ के रूप में व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो देखो, 2 सदस्य को कहाँ पे? लोकसभा में। और राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे 12 होते हैं। ये जो एंग्लो इंडियन है ये कौन होते हैं? तो देखो, ऐसे भारतीय
ऐसे भारतीय जो पहले क्या थे, अंग्रेज थे। ऐसे भारतीय जो पहले अंग्रेज तो क्या हो गए, वो एंग्लो इंडियन हो गए। याद रहेगा अब आप सबको। चलो अगला प्रश्न है, किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदन में मतभेद होता है तो इस गतिविधि का हल किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको बुला के, और संयुक्त बैठक का कितना अनुच्छेद है, तो 108 अनुच्छेद में है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। किस राज्य की, तो ये देखो, ये अपना प्यारा बिहार है ना, इसी का साक्षरता दर क्या है, औसत से भी कम है। चलो अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं, तो देखो जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं वो कौन होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन जो संयुक्त बैठक बुलाते हैं वो कौन बुलाते हैं, तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी, यानी 20 प्रश्न क्या होते हैं, तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनका उत्तर क्या होता है, मौखिक देना होता है। अगला प्रश्न है, जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों कार्यकाल शून्य है तो उनके कार्य को कौन संपन्न करते हैं, तो उनके देखो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होंगे तो कौन करेंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। कितने दिनों तक, तो 6 महीने तक। उसके बाद क्या होगा, उसके भीतर ही उसका इलेक्शन कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भारत के संचय में अधिक प्रदान करता है, तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये पारिवारिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन डैश का निर्यात द्वारा हुआ है, तो देखो ये रत्न एवं जवाहरात है इसका। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ है, देखो जो मिश्रित अर्थनीति इसका मतलब क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की मिश्रित भूमिका, ठीक है। तो देखो भारी कुटीर उद्योगों की सह अस्तित्व नहीं होगा, प्रतिवेशी देशों को सहायता प्रदान करना ये भी नहीं होगा, औद्योगिक विकास में विदेशों के साथ सहयोगिता ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। क्या होता है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की मिश्रित भूमिका। अगला प्रश्न है, व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है। देखो व्यापार का संतुलन, संतुलन का मतलब क्या होगा, जितना आयात होगा उतना निर्यात होगा तो क्या होगा, संतुलन हो जाएगा, यानी आयात एवं निर्यातों में अंतर। अगला प्रश्न है, जब भुगतान का संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है तब भारत को बलपूर्वक करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, समस्त आपूर्ति की तुलना में समस्त मांग में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप कीमतों के समान स्तर में नियमित वृद्धि कहलाती है, तो देखो क्या कहलाता है, मांग तान मूल्य वृद्धि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बजट में आर्थिक घाटा का तात्पर्य है, तो क्या है, राजस्व घाटा एवं सरकार के शुद्ध ऋण, यही तात्पर्य है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन भारत के अनौपचारिक ऊर्जा स्रोत के संवर्धन द्वारा सर्वप्रथम सौर शहरों के रूप में विकसित किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है, ये आगरा को विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ है, रैम का संदर्भ किससे है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी से। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट के बार की ऊंचाई कितनी होती है, तो गोल पोस्ट से जो बार की ऊंचाई होती है कितना होता है, वो 8 फीट होता है। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक ये जेम्स मिल था। चलो अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो देखो जो भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो 1780 में कौन था, बंगाल गैजेट। किसके द्वारा, तो जेम्स हिक्की के द्वारा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, कहाँ पे धर्म उपदेश दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1875 में, ठीक है। 1875 में किसके, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, तो वैदिक धर्म का पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास। चलो अगला प्रश्न है,
भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा? तो देखो, जो सबसे बड़ा अकाल पड़ा था वो कब था? 1876 से 78। उस समय जो थे वो लॉर्ड लिटन थे शासनकाल में। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही भयंकर अकाल पड़ा था और बम्बई, मद्रास, पंजाब, हैदराबाद, मध्य भारत आदि क्षेत्र ग्रसित था, जहां भूख से 50 लाख लोग लगभग मृत्यु हो गई थी। 50 लाख लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम स्ट्रैची आयोग या अकाल आयोग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तो कौन थी? ये भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत आया था। देखो, साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? देखो, 8 नवंबर 1927 को इंग्लैंड के पीएम ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, तो घोषणा कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। लेकिन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था? तो भारत पहुंचा था, यानी मुंबई में पहुंचा था। ठीक है, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसको सफ़ेद आयोग या श्वेत आयोग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो देखो, ये जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 का है ना, इसमें मुसलमानों को क्या हुआ था? पृथक चुनाव का न्योता या समझो कि पृथक चुनाव का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? तो किसको? ये गंगाबाई को कहा गया था। रामाबाई को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह कहाँ हुआ था? ए बंगाल में हुआ था। देखो, नील विद्रोह 1859 में हुआ था। ठीक है, जिसका चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। चलो अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो देखो, आप सब जानते हो 1857 का जो पुलिस विद्रोह होता है, सिपाही विद्रोह होता है, उसके बाद क्या होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता है? शासनकाल समाप्त हो जाता है और जो यहाँ पे रूल कौन करता है? तो ब्रिटिश क्राउन करता है। ठीक है, तो कब आया था? 1858 में। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है? किसने कहा था? ये बी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न है, 1904 में स्थापित अभिनव भारत था, क्या था? तो यह एक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? तो ये बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वर्ता है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? यह ई.एच. कार ने कहा था। ई.एच. कार ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? मैंने अभी बताया था कौन सा आयोग था? तो स्ट्रैची आयोग था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूकनायक समाचार पत्र से कौन संबंधित था? तो कौन संबंधित था? ए बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। चलो, असंतोष का मतलब क्या है? अशांति से है। चलो अगला प्रश्न है, इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? किसको? ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंधता किससे था? तो ये एनी बेसेंट से। इसके जो संस्थापक थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक बाल गंगाधर तिलक जी थे। अगला प्रश्न है, एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों की तरंग दैर्ध्य होगी। तो क्या होता है? देखो, तरंगों की तरंग दैर्ध्य अगर बात करें तो 2L/N होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2L/N। अगला है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। देखो, ध्वनि ऊर्जा को यानी आप बोलोगे तो उसको क्या होगा? विद्युत में, यानी माइक्रोफोन द्वारा। किससे? तो माइक्रोफोन द्वारा। अगला प्रश्न है, जल तरंगे होती है। जल तरंगे कैसे होती है? तो ये अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ दोनों तरह के। चलो अगला प्रश्न है, पुष्प एक रूपांतरण है किसका? तो यह एक प्रोह का रूपांतरण है पुष्प। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। क्या हो जाएगा? यह इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस होती है।
तो देखो प्रोड्यूसर गैस कौन सा होता है, तो ये CO तथा N2 को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ जल गैस का तो क्या हो जाएगा, CO तथा H2। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय है, तो कौन सा प्रतिचुंबकीय आयन है, तो Cu+। देखो प्रतिचुंबकीय क्या होता है, देखो प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो तांबा, जल, जास्ता, सोना, चांदी, हीरा, पारा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नमक इत्यादि। देखो जिसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या सम हो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा, ठीक है। अगर आप लोग एक ट्रिक देख लो तो जिसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या सम हो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। चलो अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है, तो यह हल्के नाभिकों का संलयन। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि, तो क्या हो जाएगा, लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्ण होता है। अगला प्रश्न है, लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है, जिससे क्या उत्पन्न होता है, सशक्त प्रकाश की किरण पुंज। चलो अगला प्रश्न है, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। चलो आप लोग अगर आता है तो सोल्व करो, नहीं तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो KMnO4 हमको क्या निकालना है, तो हमको Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। यानी देखो होता क्या है, चलो एक चीज़ और, कितने होते हैं सेल में कैसे भरते हैं, जैसे मान लीजिए सेल है, एक K सेल है तो इसमें क्या भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 18, KLMN ऐसे करके जो सेल होते हैं उसमें क्या 2, 8, 8, 18 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ, देखो K हो गया, तो K का कितना है परमाणु क्रमांक 11, यानी 11 है तो कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, बच गया 2, 8, 10 कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन देना, तो आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन देना, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए ये जो एक आप देख रहे हो ये क्या है, मैंने प्लस का ले लिया। दूसरा Mn का तो हमको निकालना है, तो Mn को मैंने x मान लिया, प्लस में क्या है, मैंने Mn को x मान लिया। देखो मैंने Mn को x मान लिया, ठीक है। अब देखो प्लस क्या है, O का कितना होता है, तो O का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना 8 होता है, 8 होता है। तो पहले कक्षा में कितना भरेगा, तो पहले में तो 2 भरेगा, दूसरे में कितना हो जाएगा, तो दूसरे में 6 भर देगा। अब बच गया, इसको पूरा करने के लिए स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 6 इलेक्ट्रॉन देना, तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है तो क्या हो जाएगा -2। देखो यहाँ पे -2 है ना, गुना 4 क्यों 4, क्योंकि O में 4 है, O 4 है, O कितना है 4 है, तो गुना 4 कर दिए। अब बताओ क्या हो जाएगा, 1 + x - 8, यानी देखो -8 है और +1 है, क्या हो जाएगा x - 7 हो जाएगा बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा 7, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा प्लस का 7। Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, प्लस का 7। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार वीडियो को पीछे जाओ और फिर से देखो। चलो अगला प्रश्न है, इथाइन के जल योजन से मिलता है, इथाइन के जल योजन से क्या मिलता है, तो इथाइन के जल योजन से हमें एथेनॉल मिलता है। अगला प्रश्न है, 22.4 लीटर, ये लीटर होगा, लीटर H2 गैस का वजन होगा, कितना होगा 22.4 लीटर H2 गैस का कितना वजन होगा। देखो हाइड्रोजन है, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, इसका परमाणु भार होता है 1, और हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 है, कितना, तो 2 ग्राम, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समावयवता है, किसमें है, तो ये 2 ब्यूटेनॉल इसमें है। चलो अगला प्रश्न है, एक फेम्टोमीटर तुल्य है, एक फेम्टोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर के। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पुष्प पादप है, कौन सा है, तो है उल्फिया, सबसे छोटा पुष्प है। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द दिया था, किसने दिया था इकोसिस्टम, तो टांसले ने दिया था। अगला प्रश्न है, कोशिका का दिमाग है, कोशिका का दिमाग क्या होता है, तो केंद्रक होता है। अगला प्रश्न है, C12 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो C12 मैं इसको लिख रहा हूँ, ये जो 12 है ये क्या है, ये परमाणु भार है, इसका भार है, और परमाणु संख्या कहाँ पे होता है, तो C6 होता है। इसका जो ये है क्या है, ये परमाणु संख्या हो गया, ये क्या हो गया परमाणु
भार हो गया, ये परमाणु संख्या हो गया। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं, क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया, तो 6 हो गया। अगला प्रश्न है, जॉनसन ने दिया था कौन सा शब्द, तो ये जॉनसन ने जीन शब्द को दिया था। अगला प्रश्न है, न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है किसका, न्यूमेटिक हड्डी किसका अभिलक्षण है, तो ये पक्षियों का। अगला प्रश्न है, सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है, सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी क्या है, तो यह है आर्कियोपेटेरिक्स, आर्कियोपेटेरिक्स है। चलो अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक है, तो भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक है कौन, एस.आर. कश्यप, एस.आर. कश्यप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कपूर का शोधन किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, किस में, तो हाइड्रोजन 1 हीलियम 2, क्या हो जाएगा, हीलियम में। अगला प्रश्न है, फॉर्मल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वह क्या है, वह बेकेलाइट है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या, तो देखो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में क्या होता है, 2, 8, 8, 18, यानी देखो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, तीसरा में कितना हो जाएगा, 8, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन नहीं होता है, देखो सूत्री विभाजन किस में नहीं होता है, तो जीवाणु में नहीं होता है। चलो जो कल के सेट का क्वेश्चन था, जो क्या है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, किसके, तो एड्रीनलिन होता है, ठीक है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है। चलो आपको आंसर कमेंट करके देना है, ठीक है। और नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए आप लोग चैनल पे विजिट करते रहिए, ठीक है। हम लोग टोटल 70 से 80 मॉक टेस्ट करेंगे, एग्जाम तक रोज एक मॉक टेस्ट लगाएंगे।